Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। इस पूरे सेशन में हम केवल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का कि नाभिकीय भौतिकी क्या होती है। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उन टॉपिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो गाइस, अर्ली स्टेज की अगर अपन बात करें बहुत पहले समय की, तो परमाणु को किसी भी द्रव्य का पदार्थ का अविभाज्य कण माना जाता था। ये माना जाता था कि वो सबसे सूक्ष्म कण और अविभाज्य कण परमाणु होता है। लेकिन बाद में जब डिस्कवरीज हुई, खोजें हुई, तो पता चला कि ये परमाणु भी अलग अलग पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और इस क्रम में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। 13 चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी और ये पाया था कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और उन्हें हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का एक घटक होता है, कंपोनेंट होता है। मतलब परमाणु भी अविभाज्य नहीं होता, मतलब वो भी छोटे छोटे अनेकों पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उसमें सबसे पहला पार्टिकल हम खोज चुके थे जो इलेक्ट्रॉन्स था, और उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम इस क्षेत्र में जो किया वो था रदरफोर्ड। 1911 में उन्होंने अल्फा कण एक्सपेरिमेंट किया था, जो हम 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, स्वर्ण पत्र पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करा के कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन दिए और परमाणु का एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का समस्त धनावेश और उसका लगभग संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से भाग पर केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने नाभिक नाम दिया था। तो उनके अनुसार परमाणु जो है उसमें छोटा सा भाग होता है जिसे नाभिक कहा गया, और अधिकांश भाग खोखला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ही इस नाभिक की साइज को भी डिटरमाइन कर दिया था, और इस नाभिक की साइज अप्रोक्स 10⁻⁻14 मीटर के आसपास फाइंड आउट करी गई है ना। ये इसके डायमीटर की बात करें हम गाइस, किसकी बात करें? डायमीटर की। साथ ही परमाणु की पूरी जो डायमीटर होती है वो लगभग 10⁻10 मीटर के आसपास फाइंड आउट करी गई। तो इससे ये क्लियर है कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, वो डायमीटर ऑफ एटम का, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस वो डायमीटर ऑफ एटम का 10⁻⁻4 टाइम्स होता है, मतलब काफी छोटा होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी फुटबॉल के बड़े से मैदान के बीचों बीच एक गोल्फ बॉल रखी हो, तो पूरा मैदान तो परमाणु की तरह है और बीच में सेंटर में एक छोटी सी गोल्फ बॉल जो है वो नाभिक की तरह होता है। दूसरी बात, इस नाभिक का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, यानी इस नाभिक की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, वो इस परमाणु की पूरी डेंसिटी की बहुत ज्यादा, यानी 10⁻12 टाइम्स होती है लगभग डेंसिटी ऑफ एटम। ठीक है, तो ये बातें जो है वो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कर ली थी, और उन्होंने नाभिक की साइज को भी लगभग डिटरमाइन कर दिया था, परमाणु की त्रिज्या को भी, परमाणु के डायमीटर को भी लगभग डिफाइन कर दिया था। और इनके अनुसार परमाणु में नाभिक बहुत छोटा पार्ट होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो हमारे दिमाग में एक स्वाभाविक क्वेश्चन ये उठता है कि सर, जिस प्रकार परमाणु की अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है कि उसमें नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, जो हम 13 चैप्टर में परमाणु को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या सर, जैसे परमाणु में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है परमाणु की, क्या नाभिक की भी कोई आंतरिक संरचना होती होगी, या नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते होंगे, तथा उन पार्टिकल्स के बीच में किस प्रकार से कनेक्शन होता होगा, किस प्रकार से वो एक दूसरे से इंटरलिंक होते होंगे। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं जब हम नाभिक के बारे में सोचते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाभिक की भी कोई अपनी संरचना होती है, इनमें कौन कौन से पार्टिकल्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से लिंक हो सकते हैं। उसके साथ ही हम इस नाभिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम इसकी साइज के बारे में बात करेंगे, इसके मास के बारे में बात करेंगे,
और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, देखिए रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी खोज सबसे पहले हेनरी बैकेरल ने की थी। इस चैप्टर में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जिसे रेडियो सक्रियता कहते हैं, और ये पढ़ेंगे कि रेडियो सक्रियता भी इस नाभिक से जुड़ी हुई एक घटना है। इसके साथ ही हम रेडियो एक्टिविटीज के कुछ लॉज देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, तथा एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे की पूरी मानव सभ्यता ऊर्जा पर आधारित है। हमारी पूरी मानव सभ्यता ऊर्जा पर टिकी हुई है। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्या होता है और इस नाभिकीय विखंडन को रिएक्टर में किस प्रकार से यूज करके हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और चैप्टर के लास्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूरज और तारे जो हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है और उनमें ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, और क्या उस स्रोत को हम यहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं सारी चर्चाओं को डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज अपन पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी नाभिक की संरचना के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का सेशन। हम बात करते हैं आज का वेरी फर्स्ट टॉपिक, वो है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। नाभिकीय संरचना। देखिए, आज अगर हमें कोई पूछे कि परमाणु किस प्रकार का होता है तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर इमेज आती है कि सर परमाणु में क्या होता है कि नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमें पता है, आज के समय की बात करें तो हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं नाभिक के अंदर। और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता चलती है। अगर हमें कोई भी नाभिक या परमाणु के बारे में पूछे तो हम उसको ये डायग्राम शो कर देते हैं कि परमाणु किस प्रकार का होता है। कि परमाणु में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उस नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये रेड कलर के मैंने प्रोटॉन्स बना दिए, ये प्रोटॉन्स, और ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये होते हैं न्यूट्रॉन्स। और इसके चारों ओर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं कक्षा में, ऑर्बिट में, जो हम 13वें चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन इन सभी पार्टिकल को अलग अलग समय पर खोजा गया था, सभी पार्टिकल की डिस्कवरी एक साथ नहीं हुई थी। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की गई थी, जो कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इसमें ये देखा गया था कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा था। ठीक है, अब चूंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बात हमें बहुत अच्छे से पहले से पता थी, तो इसका मतलब अगर परमाणु में नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल भी होते हैं, और इन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की खोज का श्रेय हम रदरफोर्ड को देते हैं। उन्होंने अल्फा कण एक्सपेरिमेंट से इस नाभिक की खोज की और बताया कि नाभिक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, उसका समस्त धनावेश छोटे से भाग पर केंद्रित होता है, और उस भाग को केवल नाभिक कहा गया। उन्होंने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कोई बात नहीं करी। प्रोटॉन की खोज वास्तव में हम पढ़ते हैं कि गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, और ये पॉजिटिव रेज द्वारा खोजा गया था। किनके द्वारा खोजा गया था? पॉजिटिव रेज द्वारा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की खोज किससे की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी कैथोड रेज से, कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैसे ही रदरफोर्ड ने तो ये बताया था कि उसका धनावेश छोटे से भाग पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा गया था, और इस नाभिक में पॉजिटिव रेज एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रोटॉन्स की खोज की गई थी। और उस खोज के काफ़ी टाइम बाद 1932 में जेम्स चैडविक ने, कौन से साइंटिस्ट? जेम्स चैडविक, ठीक है,
एग्जाम में कई बार सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने खोज की थी। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस कि जेम्स चैडविक से पहले किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा हो कि नाभिक में प्रोटॉन्स या पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होगा। ठीक है, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक, लेकिन जेम्स चैडविक से पहले ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा हो कि नाभिक में प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होते हैं और जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जेम्स चैडविक से पहले क्या सोच थी, उसके बाद जेम्स चैडविक की बात करेंगे और न्यूट्रॉन्स की खोज के बाद हम नाभिक की संरचना के बारे में डील करते हैं। तो समझिए, पहले से साइंटिस्ट को ये जरूर पता था कि हाइड्रोजन जो है उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में केवल कितना प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और हीलियम में दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात करें गाइस, हीलियम और हाइड्रोजन की, सो इफ वी टॉक अबाउट द हीलियम एंड हाइड्रोजन, तो हीलियम में एक नहीं बल्कि दो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, हीलियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, दो प्रोटॉन्स होते हैं, और हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। इसमें दो प्रोटॉन होते हैं, इसमें एक प्रोटॉन होता है। ये बात हमें बहुत पहले से पता थी। तो देखिए, इसमें दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो मुख्य रूप से उसके प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के कारण ही होता है। मैं न्यूट्रॉन्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम मानते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ही नाभिक के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका द्रव्यमान तो बहुत न के बराबर होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है, जबकि किसी भी प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27, मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से काफी हल्का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक का द्रव्यमान मुख्य रूप से उसके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अगर हीलियम में हमें पता है कि दो प्रोटॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होते हैं, ये मैं जेम्स चैडविक के पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिफोर जेम्स चैडविक, साइंटिस्ट के दिमाग में ये न्यूट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी कैसे आई थी उसके बारे में। तो अगर हम किसी तराजू में, है ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफी डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम बहुत छोटे मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हीलियम और अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करता हूँ, हीलियम और हाइड्रोजन को अगर मैं कंपेयर करूँ, एक साइड हीलियम रख देते हैं अपन और एक साइड हाइड्रोजन रख देते हैं, तो होना क्या चाहिए कि अगर मैं दो हीलियम लूँ, यहाँ पे कितने, दो तो हीलियम के परमाणु लूँ, नाभिक लूँ, सॉरी, एक तो हीलियम का परमाणु लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन के परमाणु लूँ, हीलियम के एक परमाणु को और हाइड्रोजन के दो परमाणु को अगर अपन लें, तो होना ये चाहिए कि इस हीलियम का एक परमाणु इस हाइड्रोजन के दोनों परमाणु के द्रव्यमान के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे मास किसके बराबर आएंगे, दो प्रोटॉन के मास के बराबर आना चाहिए वास्तविक रूप पे, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे भी दो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अपन इसको कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हीलियम और हाइड्रोजन को अगर कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हीलियम का एक नाभिक या परमाणु लेते हैं और उसको जब अपन हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से कंपेयर करते हैं, तब हीलियम जो है उसका मास ज़्यादा आता है और हाइड्रोजन का मास क्या आता है, कम आता है। मेरी बात समझिएगा, हमें ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन होते हैं, दो प्रोटॉन होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक हीलियम का नाभिक दो हाइड्रोजन के नाभिक से बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो प्रोटॉन हो जाएंगे और इसमें अकेले में दो प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हीलियम का जो एक नाभिक है वो हाइड्रोजन के दो नाभिक से बैलेंस नहीं होता, बल्कि उसका द्रव्यमान उससे फिर भी ज़्यादा आता है। तो इसका ये मतलब है कि हीलियम के नाभिक में प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होंगे। अगर नहीं होंगे तब तो ये बैलेंस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी दो प्रोटॉन होते और दो प्रोटॉन होते तो द्रव्यमान बैलेंस हो जाता। लेकिन ये बैलेंस नहीं होता, ये फिर भी इससे भारी होता है। इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन्स के अतिरिक्त, दो प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होना चाहिए, और उन्हीं पार्टिकल की बाद में जब खोज हुई तो वो न्यूट्रॉन्स कहलाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको कंपेयर सही ढंग से करूँ तो कंपेयर सही ढंग से करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जब अपन ने वापस इसको कंपेयर करते हैं सही ढंग से, तो ये आता है कि हीलियम के यहाँ पे एक नाभिक को हाइड्रोजन के चार नाभिक बैलेंस करते हैं। कितने नाभिक बैलेंस करते हैं, चार। हीलियम का जब अपन एक नाभिक लेते हैं यहाँ पे He और हाइड्रोजन का चार। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि जब हीलियम का एक नाभिक हाइड्रोजन के चार नाभिक के बराबर आता है, क्या मतलब
यहाँ पे तो प्रोटॉन्स कितने हैं, केवल 2, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स आएंगे, 4 प्रोटॉन। इसका मतलब क्या कि हीलियम का जब एक नाभिक हाइड्रोजन के 4 नाभिक के द्रव्यमान के बराबर आता है, इसका मतलब इस हीलियम में केवल 2 प्रोटॉन्स ही नहीं हो सकते, इस हीलियम में 2 प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होंगे, और जिनका द्रव्यमान इन अतिरिक्त 2 प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के क्या आना चाहिए, बराबर, और उन्हीं को हम बाद में क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात जेम्स चैडविक से पहले भी साइंटिस्ट के दिमाग में थी कि केवल किसी नाभिक में प्रोटॉन्स नहीं हो सकते हैं, प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, और उसी की वजह से ये सिंगल हीलियम का नाभिक 4 हाइड्रोजन के नाभिक से बैलेंस होता है। मतलब यहाँ पे केवल 2 प्रोटॉन्स 4 प्रोटॉन को तो बैलेंस कर नहीं सकता, अतिरिक्त भी कोई पार्टिकल होंगे जो इसके एक्स्ट्रा 2 प्रोटॉन्स को बैलेंस कर रहा होगा, और उसी को बाद में जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया। तो हम बात कर लेते हैं जेम्स चैडविक द्वारा इस न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई उसके बारे में। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस, ये बहुत एक्स्ट्रा काम था, ये आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं। हम बात करते हैं जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कैसे की। तो देखिए, जेम्स चैडविक ने भी रदरफोर्ड की तरह ही एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था उसको हम थोड़ा डील कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने ये किया कि बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार कराई। किस पे कराई, बेरिलियम पर। बेरिलियम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कराई। तो जब बेरिलियम पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई, तो इस स्थिति में यहाँ से कुछ विकिरणें उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है, विकिरणें, और इन विकिरणों को जब विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया तो ये पाया गया कि ये विकिरणें विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती, और अगर विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होती मतलब ये विकिरणें न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन विकिरणें हैं। ये कौन सी विकिरणें हैं, उदासीन विकिरणें। अब इन विकिरणों को आगे किसी वैक्स यानी किसी मोम पर आपतित कराया जाता है। किस पर आपतित कराया जाता है, मोम यानी कि वैक्स पर आपतित कराया जाता है। तो ये देखने को मिलता है कि जब ये विकिरणें इस मोम से टकराती हैं, ठीक है, जब ये विकिरणें इस मोम से टकराती हैं तो यहाँ से ये प्रोटॉन्स को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, प्रोटॉन्स को रिलीज करती है। गाइस याद रखिए, पूरा एक्सपेरिमेंट मैं वापस एक बार व्यवस्थित ढंग से समझा देता हूँ, समझिए। ये एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने जब बेरिलियम पर, किस पर, बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बौछार कराई तो ये देखा कि इसमें से कुछ किरणें उत्सर्जित होती है, और ये विकिरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ये विचलित नहीं होती, मतलब ये उदासीन प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है, उदासीन प्रकृति की, मतलब ये विकिरणें उदासीन कणों से मिलकर बनी होगी। ये विकिरणें जब किसी वैक्स पर आपतित होती है, किसी मोम पर आपतित होती हैं, तो ये उसमें से प्रोटॉन्स को निकाल देती है। किसको निकाल देती है, प्रोटॉन्स को। और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और प्रोटॉन्स द्रव्यमान में भी काफी भारी होते हैं। अब देखिए, ये विकिरणें अगर प्रोटॉन्स को बाहर निकालती है, इसका मतलब ये विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं हो सकती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इतना संवेग, इतना मोमेंटम नहीं होता कि वो प्रोटॉन्स को बाहर निकाल सके। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें तो नहीं है, तो ये विकिरणें जो है वो, इन विकिरणों का संवेग इतना ज्यादा है कि ये प्रोटॉन्स को बाहर निकाल रही है, मतलब ये विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हो सकती। इसका मतलब ये विकिरणें ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी जिनका द्रव्यमान इस प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या आएगा, बराबर, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ, ये कहता है कि जो टक्कर से पहले संवेग है वो टक्कर के बाद संवेग के बराबर होना चाहिए। चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इतना संवेग हो नहीं सकता, इसका मतलब ये विकिरणें अगर प्रोटॉन्स को यहाँ से बाहर निकाल रही है तो इन विकिरणों में भी प्रोटॉन जितना द्रव्यमान होगा, और ये विकिरणें जिन उदासीन कणों से मिलकर बनी होती है उन उदासीन कणों को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। क्या नाम दिया गया गाइस, न्यूट्रॉन्स, इन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। तो समझिए एक्सपेरिमेंट क्या था कि जेम्स चैडविक ने जब अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम पर बौछार कराई तो उससे उदासीन विकिरणें उत्सर्जित होती है। उन उदासीन विकिरणों को जब मोम पर आपतित कराया जाता है तो ये उसमें से प्रोटॉन्स रिलीज कर देती है। क्योंकि प्रोटॉन रिलीज करने के लिए बहुत ज्यादा मोमेंटम की आवश्यकता होती है, यानी ये विकिरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हो सकती, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों में इतना मोमेंटम नहीं होता। प्रोटॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितना मोमेंटम चाहिए होता है, इसका मतलब ये विकिरणें कुछ ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन पार्टिकल का द्रव्यमान इन प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के लगभग क्या होगा, बराबर, तभी ये प्रोटॉन्स को यहाँ से निकाल सकती है। यानी उन उदासीन विकिरणों के जो कण हैं, उदासीन कण, उन कणों को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया गया। और हमें पता चला कि इस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स के अतिरिक्त भी
कुछ कण पाए जाते हैं और उन कण का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन्स के द्रव्यमान के बराबर होता है और उन पर आवेश जो है वो 0 होता है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से ये पता हो चुका था कि परमाणु की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, कि परमाणु की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि उसके नाभिक में धनावेशित कण जो होते हैं उन्हें प्रोटॉन्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उदासीन कण भी होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन्स कहते हैं और इन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या आता है, बराबर, क्योंकि समान द्रव्यमान होने पर ही ये इस प्रोटॉन्स को यहाँ से निकाल सकते हैं सममित संरक्षण के अनुसार। तो नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रकार के कण होते हैं और इनके चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कक्षाओं में। ठीक है, तो ये हमने नाभिक की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। हम बात कर लेते हैं व्यवस्थित तौर पे नाभिक की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो इस पूरे को ओपन कर देते गाइस रफ। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इसमें अपन कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट ये है, इस डायग्राम को आराम से देख लीजिए। तो गाइस नाभिकीय संरचना पे पॉइंट में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन्स की संख्या को, प्रोटॉन्स की संख्या को परमाणु क्रमांक Z कहते हैं। किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन्स की संख्या होगी उसे हम परमाणु क्रमांक Z कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई नाभिक में प्रोटॉन्स के अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसका मतलब परमाणु का नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वो इन दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या जिसे हम A कहते हैं, एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स के मास के सम के बराबर होता है। ठीक है, के सम के बराबर होता है। किसी भी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, उसका द्रव्यमान प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्रोटॉन्स जो है वो धनावेशित कण होते हैं और उन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। सो प्रोटॉन्स धनावेशित कण हैं जिन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपन देख लेते हैं। चौथा पॉइंट, न्यूट्रॉन्स जो है उन पे कोई आवेश नहीं होता, वो उदासीन होते हैं। इसको इसी में लिख लेता हूं, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, परमाणु में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान वास्तविक रूप से प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा होता है, 0.5%। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनके द्रव्यमान को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 0.5% ज़्यादा होता है। अगर मैं इनके द्रव्यमान को वास्तविक रूप से लिखूं तो किस प्रकार होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो होता है 1.67626231 समथिंग इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है 1.674938 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एग्जैक्टली मेरे को इतना कंफर्मली नहीं है, बट ये द्रव्यमान जो है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 0.5% ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो मूल कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो मूल कण नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंटली याद रखिए, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं।
इस चैप्टर में हम इसके बारे में डील नहीं करेंगे, हायर स्टडीज़ में हम क्वार्क के बारे में डील करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, जबकि प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, मूल कण नहीं है, मूल कण नहीं है, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क, ठीक है, क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, मिलकर बने होते हैं। हम इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हम जो नाभिक की घटनाएं देखेंगे उसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं तो क्वार्क पढ़ना नेसेसरी हो जाता है हायर स्टडीज में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि अगर किसी भी नाभिक को रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नाभिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, नाभिक को ZXA से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, नाभिक को ZXA से प्रदर्शित करते हैं। जहां देखिए, जहां Z क्या है, जहां Z है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, जहां Z है परमाणु क्रमांक, जहां X क्या है, X है रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह, और A क्या है, A है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मुझे हाइड्रोजन को ही लिखना है या हीलियम को लिखना है, तो हीलियम को अपन कैसे लिखते हैं, हीलियम को लिखते हैं 2He4, 2He4। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब इसकी परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक वो 2 है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है, इसका रासायनिक चिन्ह He, और 4 मतलब इसका द्रव्यमान संख्या 4। तो द्रव्यमान संख्या जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के योग के बराबर होती है। तो यहाँ 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन, और इस 4 में से इसको माइनस करेंगे, उतने क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन्स की संख्या किस प्रकार से लिखी जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या आएगी इस Z में से A को क्या करना पड़ेगा, माइनस, उतने हमारे पास यहाँ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो 4 में से 2 गए तो 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, किसके बारे में, ये नाभिक की संरचना के बारे में कि नाभिक किस प्रकार से होता है। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं आपको बता दूं कि नाभिक के अंदर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लगता है वो इक्वल लगता है, मतलब प्रोटॉन्स के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल एग्जैक्टली सेम होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया इस नाभिक की संरचना के बारे में, ठीक है। हम इसके कोई और एग्जांपल ले लेते ताकि इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकूं। तो इस पूरे को मैं रफ कर देता हूँ गाइस, इस पूरे पोर्शन को हम कर देते हैं रफ। चलिए, जैसे नाभिक की संरचना में नाभिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ZXA से। तो यहाँ पर Z में बता चुका, Z होता है प्रोटॉन्स की संख्या, ये होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ 1H3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे प्रोटॉन है 1। कौन सा तत्व है, ये हाइड्रोजन। इसमें अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो A में से इस P को माइनस करेंगे तो 3 - 1 बिकम्स 2, यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये इस प्रकार किसी भी नाभिक को रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA से। तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन में केवल ये पढ़ा कि नाभिक बेसिकली क्या, इसमें पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार से होती है। आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम इसको और ज़्यादा कैरी ऑन करेंगे और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।